हेलो स्टूडेंट, मैं रीनू ठाकुर आपका अपनी कोचिंग क्लासेस चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम सामाजिक विज्ञान के नागरिक शास्त्र का पाठ 4 पढ़ेंगे, जिसका कि नाम है राष्ट्रीय एकीकरण। राष्ट्रीय एकीकरण को जानने से पहले हमें राष्ट्र के बारे में जानना होगा कि राष्ट्र क्या है। तो राष्ट्र किसी निश्चित भूभाग में रहने वाले भौगोलिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक इकाई के निवासियों की अनुभूति से युक्त सामूहिक चेतना का नाम राष्ट्र है। इस रूप में राष्ट्र एक भावनात्मक इकाई है। अब जो राष्ट्र है वो कई राज्यों से मिलकर बना होता है और राज्य जो है वो राष्ट्र का ही एक भाग है। एक राष्ट्र में कई राज्य होते हैं और हमारे राष्ट्र या देश का नाम भारत है। अब हम राष्ट्रीय एकीकरण पढ़ेंगे। तो राष्ट्रीय एकीकरण का अभिप्राय देश में रहने वाले लोगों के बीच जाति, पंथ, क्षेत्र और भाषा का भेदभाव किए बिना उनमें आपसी सम्मान और अनुभूतियों और सुख दुख की एकता की भावना है। मतलब हम किसी भी पंथ के हों, क्षेत्र के हों, हमारा रहन सहन कैसा ही हो, कोई भी भाषा हो, लेकिन उसमें भेदभाव के बिना हमारा जो सम्मान है वो हमारे देश के लिए होना चाहिए। हम में एकता की भावना होना चाहिए। अब इसके बाद भारतीय संस्कृति के बारे में जानेंगे कि भारतीय संस्कृति का अर्थ किसी एक पंथ अथवा समुदाय विशेष की संस्कृति नहीं होती, बल्कि पूरे भारत की संस्कृति से है। प्राचीन भारत में राष्ट्रीय एकीकरण को लेकर कभी कोई समस्या नहीं रही, लेकिन समय समय पर बाहर से कुछ जाति और समुदाय के लोग आते हैं। वे लोग अधिकांशतः वापस ना जाकर भारत में रहते हैं और भारत की संस्कृति और समाज के अंग बन जाते हैं, भारत की ही संस्कृति में घुल मिल जाते हैं। इस प्रकार उनकी भाषा, उनके रीति रिवाज, उपासना की पद्धति और जीवन शैली धीरे धीरे भारतीय समाज में घुल मिल जाती है। और इसका अर्थ इसीलिए हम यह भी कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति किसी एक पंथ की, किसी विशेष समुदाय की नहीं होकर पूरे भारतवर्ष की संस्कृति है। प्राचीन समय में भी राष्ट्रीय एकीकरण को मजबूत करने के लिए भारतीयों ने भ्रमण की प्रवृत्ति का विकास किया। प्राचीन समय से ही भारत के लोग देश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक श्रद्धा और भक्तिभाव के लिए जाते रहे हैं, जैसे चारों धाम की यात्रा, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारिका, ऐसे। और महाकुंभ का भी जो आयोजन होता है उसमें भी आम जनता पहुंचती है। किसी भी क्षेत्र पर जब कोई कार्यक्रम होता है तो वहाँ की आम जनता या वहाँ के स्थानीय निवासियों का बहुत योगदान होता है। इन सभी व्यवस्थाओं ने सभी भारतीयों के मन में एकता की भावना का विकास किया है। अब राष्ट्रीय एकीकरण का स्वरूप जानते हैं तो यह 2 प्रकार का होता है। पहला स्वरूप है एक रूपता, जिसमें भाषा, रहन सहन, रीति रिवाज, पंथ और उपासना की पद्धति एक सी होगी। और दूसरी होगी कि ऊपरी तौर से बहुरूपता, मतलब ऊपरी तौर से अलग अलग दिखेंगे लेकिन अंदर से एकता का होना। जैसे राष्ट्र में कई प्रकार की भाषा बोली जाती हैं, रहन सहन सबके अलग अलग हैं, अलग अलग रीति रिवाज हैं, धर्म भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी का जो दृष्टिकोण और सोच है वो भारत के या राष्ट्र के हित में होता है। यही राष्ट्रीय एकीकरण कहलाता है। भारत हमारा एक बहुत विशाल देश है। इसकी जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है। भारत में 250 से अधिक भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं और जो 22 भाषाएं हैं उनको संविधान में राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में अधिसूचित किया गया है। भारत में कई प्रकार की वेशभूषा, खान पान, रहने के तौर तरीके, उपासना की पद्धति में अंतर है, लेकिन राष्ट्रीय हितों को लेकर एकता है। इसीलिए भारत को अनेकता में एकता कहा गया है। और राष्ट्रीयता की जो भावना है वह हमारी एकता को शक्ति देती है, शक्ति प्रदान करती है। इसीलिए भारतवासी कहते हैं कि श्रीनगर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। चलिए आगे पढ़ते हैं हम कि राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक कौन कौन से तत्व हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय एकीकरण को बनाए रखने के लिए समय समय पर कई प्रयास किए गए। और वो प्रयास किसके द्वारा किए गए? राष्ट्रनायक। राष्ट्रनायक वे नायक होंगे जिन्होंने राष्ट्र को बनाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए उसमें योगदान दिए हैं, चाहे वह किसी भी पंथ के हों, धर्म के हों, किसी भी जाति के हों।
भारतीय संविधान में ऐसे आदर्श और सिद्धांतों का समावेश किया गया जिनसे भारत की एकता शक्तिशाली होती है। पहला है इसमें मौलिक अधिकार। तो हम जानेंगे कि मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। आइए समझते हैं। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। मौलिक अधिकारों को मूल अधिकार भी किया जाता है। अब देखिए, मूल अधिकार है मतलब हमारे जीवन जीने का जो मूल है, ऐसे अधिकारों को मौलिक अधिकार कहेंगे। तो जनता को मिले हुए ऐसे अधिकार जो उनके हितों का संरक्षण करते हों, उन्हें जीवन जीने में सहायता करते हों, जिनका वर्णन संविधान में भी किया गया है और इन्हें अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में लिया गया है। और संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ है? तो भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका संविधान में वर्णन है, जिन्हें कि मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र भी कहा जाता है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कि संविधान में कि कौन से भाग को मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र कहा जाता है, तो हम उसका जवाब मौलिक अधिकार में दे सकते हैं कि मौलिक अधिकार जो कि भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अब हम ये जानेंगे कि मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं। तो मौलिक अधिकार पहला है, मतलब 6 प्रकार के हैं। इसमें पहला है समता या समानता का अधिकार। तो भारत में किसी भी व्यक्ति को, वह किसी भी जाति का हो, पिछड़े वर्ग का हो, सूचित हो, अनुसूचित हो, जनजाति का हो, उसे समानता का अधिकार प्राप्त है, स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार है, और छठवा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ऐसे हमारे भारत में सभी नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार मिले गए हैं। उसी प्रकार नीति निर्देशक तत्व जो हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, वह भी निर्धन हों, शोषित हों, समाज के कमजोर वर्ग हैं, इनके हितों की पूर्ति के लिए नीति निर्देशक तत्व बनाए गए हैं, जो कि सरकार का मार्गनिर्देशन करते हैं। अब हम मौलिक अधिकार के बारे में जानेंगे कि मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भी भारतीय संविधान में है। देखिए, अधिकार तो हमने ले लिए, अब हमें हमारे देश के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य भी होंगे, वो भी हमें निभाने पड़ेंगे। तो इसमें मौलिक कर्तव्य हमारे क्या हैं कि संविधान और उसके आदर्श संस्थानों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। मतलब जैसे राष्ट्रध्वज है तो वह हमारे पैरों में नहीं आना चाहिए, हमें उसका सम्मान करना चाहिए, वह हमारे सिर से ऊपर होना चाहिए। इसी प्रकार राष्ट्रगान जब भी बजता है तो हमें खड़े होकर उसका सम्मान करना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करनी चाहिए। भारत में लोकतंत्र और नागरिकों के अधिकार की रक्षा का दायित्व नगरपालिका का है। भारत में संघ, केंद्र और राज्य के कानून को लागू करने के लिए इकहरी न्याय व्यवस्था है और हमें न्यायपालिका या किसी भी कानून का हमें पालन करना चाहिए। ऐसे ही हमें अपने देश के लिए जब भी समय मिले हमें अपना समय देना चाहिए। जैसे हमारे कुछ भाई बहन पुलिस में हैं या कुछ फौजी भाई बहन हैं, तो वो हमारे देश को सुरक्षा प्रदान करते हैं और वह अपना कर्तव्य निभाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम फौजी नहीं हैं तो हम अपना कर्तव्य नहीं निभा सकते। हम अपना कर्तव्य जिस स्थान पर हैं उसमें आगे बढ़कर अपने देश की संपत्ति की सुरक्षा करके अपने देश का गौरव बढ़ाकर कर सकते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे पंथ निरपेक्ष। हमारे संविधान ने भारत को एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया है। प्रत्येक धर्म के अनुयायी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। सरकार किसी धर्म के प्रति भेदभाव नहीं करेगी। पंथ निरपेक्ष शब्द थोड़ा कठिन है, इसलिए मैं कुछ बच्चों को शायद कठिन लगे तो मैं इसलिए समझा देती हूँ कि पंथ निरपेक्ष मतलब किसी भी धर्म के प्रति भेदभाव ना करना। मतलब सरकार किसी भी धर्म के ना तो साथ है ना उसके विपक्ष में है, बल्कि वह सभी धर्मों का सम्मान करती है। अब चौथा है समान प्रतीक चिन्ह। तो हमारे देश में भारत ने संविधान में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों को अपनाया गया है, जो कि हर नागरिक आदर्श और निष्ठा के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तो तिरंगा है। राष्ट्रीय गान कौन सा है? जनगण मन है।
राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? अशोक चिन्ह। और राष्ट्रीय प्रतीक जो चिन्ह होते हैं वो हमारे अंदर राष्ट्रीय भावना को बल देते हैं, हमारे अंदर एकता की स्थापना करते हैं, जिससे कि राष्ट्रीय एकीकरण में सहायता हो। अब कई संप्रदाय, जाति और भाषा के लोग हैं, लेकिन हमारे 3 राष्ट्रीय पर्व हैं जिन्हें सभी लोग उत्साह और हर्षोल्लास से मनाते हैं। इनका नाम है स्वतंत्रता दिवस जो कि 15 अगस्त को आता है, गणतंत्र दिवस जो कि 26 जनवरी को आता है, और गांधी जयंती। देखिए, जो स्वतंत्रता दिवस है, इस दिन भारत आज़ाद हुआ था। गणतंत्र दिवस जिस दिन संविधान बना था, तो जो हमने मौलिक अधिकार पढ़ा है वह भी संविधान के अंतर्गत ही आता है। और गांधी जयंती जिस दिन कि गांधी जी का जन्मदिन हुआ था, वो 2 अक्टूबर को रहता है। इसे हम भारतीय हर्षोल्लास से मनाते हैं। अब 5वां पॉइंट है पर्यटन और राष्ट्रीय एकीकरण। तो देखिए, हमारा देश बहुत विशाल है और सभी की में एकता की भावना को जगाने के लिए पर्यटन सहयोगी होता है। पर्यटन से क्या होता है, जैसे अभी हमने पहले ही पढ़ा है कि चारों धाम की यात्रा, जैसे जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारिका, इनमें जब लोग जाते हैं तो वहाँ के स्थानीय निवासी भी उन्हें सहयोग करते हैं। कभी खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, कभी ठहरने की व्यवस्था करते हैं, जिसके कारण मन में एक समान भाव आता है, अच्छे विचार आते हैं और उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण जो है वो सकारात्मक पैदा होता है। अब हम राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक तत्वों को पढ़ेंगे। तो देखिए, प्राचीन भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या नहीं थी, सभी लोग एकता से समभाव से रहते थे। लेकिन जब विभिन्न प्रकार के संप्रदाय केवल अपने हितों के बारे में सोचते हैं और दूसरे संप्रदाय के हितों को नीचा दिखाते हैं, तब उनमें एक अलगाव की स्थिति पैदा होती है, टकराव की स्थिति पैदा होती है। और यह स्थिति 19वीं सदी में उठी, जिससे कि हमारे देश में एक विभाजन भी होता है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन। हम राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक तत्व पढ़ रहे हैं। इसमें पहला है सांप्रदायिकता। तो सांप्रदायिकता जो शब्द है वो संप्रदाय से बना है। अब आप कहेंगे संप्रदाय क्या होता है? संप्रदाय में ऐसे लोग आते हैं जिनकी वैचारिक स्थिति एक सी होती है, भले ही वह किसी भी राज्य के हों या किसी भी जाति के हों। तो जो सांप्रदायिकता है उससे कई बार हमारे देश की एकता के लिए खतरा पैदा होता है। क्योंकि ये सांप्रदायिकता जो है उससे अपने संप्रदाय और उसकी विशेषताओं को तो लोग श्रेष्ठ समझते हैं, लेकिन दूसरे के संप्रदाय और उसके विश्वासों को कम आंकते हैं। इसी कारण ये एक संकीर्ण मानसिकता है, जिसके कारण 1947 में सांप्रदायिक दंगे हुए। भारत के 2 भाग हुए, भारत और पाकिस्तान, और इन दंगों में कई लोग मारे गए और कई लोग बेघर हो गए। अब हम दूसरा इसका भाग पढ़ेंगे भाषावाद। तो भाषावाद में भी हम पढ़ चुके हैं कि भारत में अनेक प्रकार की भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं, लेकिन ये एक स्वाभाविक होता है कि जो हमारी अपनी मातृभाषा और बोली है हम उससे प्रेम हो। लेकिन किसी भी क्षेत्र में अधिकांश व्यक्ति केवल अपनी मातृभाषा को ही समझ पाते हैं, और इसी कारण कई बार समाज में या देश में एक सामाजिक तनाव पैदा हो जाता है। क्योंकि सभी अपनी मातृभाषा से प्रेम करते हैं और दूसरी भाषाओं के प्रति संकीर्णता एवं घृणा की भावना रखने लगते हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति राष्ट्रीय एकता को कमज़ोर करती है। इसलिए हमें अपनी मातृभाषा का तो सम्मान करना ही चाहिए, उसके साथ साथ हमें जो दूसरी भाषाएं हैं, भले वे हमें आती हों या हमारे उपयोग में आती हों या ना आती हों, लेकिन हमें उनके प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए। अब है जातिवाद। तो जातिवाद भी हमारी प्राचीन वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित है, और ये राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। क्योंकि जाति एक ऐसी इकाई है जिसके सदस्य आपस में ही शादी विवाह कर सकते हैं, खान पान के नियमों में बंधे रहते हैं। जाति के सदस्य जातीय बंधनों को तोड़ नहीं पाते, अतः वे समाज में व्यापक भूमिका नहीं निभा पाते। कालांतर में यह व्यवस्था वंशानुगत हो गई, और जिससे कि जाति जो है कर्म के स्थान पर जन्म में मोड़ दी गई, जिससे कि बहुत सारे
दोष आ गए। तो वो दोष इस प्रकार हैं कि जाति व्यवस्था समाज को उच्च और निम्न वर्ग में बांट देती है। उच्च जातियाँ छोटी जातियों का शोषण करती हैं। जातिगत भेदभाव जो है वो बहुत ज़्यादा कठोर हो जाते हैं। जातियों का दबाव राजनीति को भी प्रभावित करता है और जाति प्रथा से देश की एकता और आर्थिक प्रगति में बाधा आती है। तो जो जाति के विरुद्ध समय समय पर कई समाज सुधारकों ने आवाज़ उठाई है, जिनके नाम हैं संत रामानंद, महात्मा कबीर, श्री चैतन्य महाप्रभु, राजा राम मोहन राय, श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वर्तमान में भी शिक्षा के प्रसार, विज्ञान और औद्योगिक विकास तथा शहरीकरण से जाति व्यवस्था के बंधन बहुत कुछ ढीले हो गए हैं। भारत के संविधान में भी छुआछूत और जातिगत भेदभाव को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया है। राज्य द्वारा किसी जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। जातिवाद राष्ट्रीय एकता में बहुत बड़ी बाधा है। अब 4th पॉइंट आतंकवाद पढ़ेंगे। तो आतंकवाद जो है वो भारत ही नहीं विश्व के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये लोकतंत्र और मानवता के खिलाफ ये एक अपराध है। इसमें मासूम जनता का संहार होता है। आतंकवादी जो है वो हिंसा में विश्वास रखते हैं और वे इस बात को भी मानते हैं कि लोग कभी ना कभी या तो उनके डर से या उनकी सोच से कभी ना कभी तो समर्थन उनका होगा। इसीलिए आतंकवाद जो है वो हमारी राष्ट्रीय एकता को खंडित करने का प्रयास कर रहा है, जिससे कि हमारे देश में जो है वो अखंडता फैल जाए। अब हम 5वां पॉइंट पढ़ेंगे पृथकतावाद। तो पृथकतावाद भी जो है वो राष्ट्रीय एकीकरण के लिए बाधक है। क्योंकि जो किसी भी क्षेत्र है वो क्षेत्र अपने आप में अपनी भाषा रखता है, उसका रहन सहन होता है, उसकी कुछ बोलियां होती हैं। तो जब कोई क्षेत्र अपने आप में एक क्या कहते हैं उपेक्षा महसूस करता है, तब वह अपने देश से अलग होने का भाव रखता है। वह यह मांग करता है कि वह उसे देश से अलग कर दिया जाए। लेकिन देश में रहकर ही देश के साथ ही कई लोग जो बाहरी ताकत हैं वह इन्हें भड़काती हैं कि देश के अंदर रहने वाले लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए भी इस प्रकार की भावना का प्रयोग करते हैं। इसीलिए हमें हमारे देश के हित के बारे में सोचना चाहिए और क्षेत्रवाद से हमें ऊपर उठना चाहिए। अब इस प्रकार हमने 5 पॉइंट जो हैं वो राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक तत्वों के पढ़ लिए। राष्ट्रीय एकीकरण में हमने सहायक तत्व पढ़े, जिसमें मौलिक अधिकार था, मौलिक कर्तव्य, पंथ निरपेक्ष, समान प्रतीक चिन्ह और पर्यटन और राष्ट्रीय एकीकरण। इस प्रकार अब हमारा ये पाठ समाप्त होता है। यदि आपको ये पाठ समझ में आया हो और आपको अगली वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट्स करें। यदि किसी को शेयर करनी हो तो शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।